गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं प्राध्यापक अजय सिंह। लेसन नंबर 3 15 अगस्त गीत शैली में लिखा गया है। इसका हमने 2 पार्ट इसके पहले पार्ट में पढ़ लिया है। ये पार्ट 2 है। तो जो 2 हो चुका है, तीसरा देख लेते हैं। यहाँ से पढ़ के सुना देते हैं। ऊंची हुई मसाल हमारी, आगे कठिन डगर है। शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है। शोषण से मृत है समाज, कमजोर हमारा घर है। किंतु आ रही नई जिंदगी, यह विश्वास अमर है। जनगंगा में ज्वार, लहर तुम प्रवाह मान रहना। पहरुए सावधान रहना। ये आखिरी है। इसमें जो कठिन शब्द है वो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं। डगर यानी राह, प्रवाहमान यानी गतिशील, यानी निरंतरता बनी रहे, कंटिन्यूटी। ऊंची हुई मसाल हमारी, आगे कठिन डगर है। कवि कहते हैं कि आज़ादी मिलने पर हमारी मसाल ऊंची हो गई। कवि कहते हैं कि आज़ादी मिलने पर हमारी मसाल ऊंची हो गई, अर्थात हमारा सिर ऊंचा हो गया। आगे कठिन डगर है, लेकिन आगे का रास्ता बहुत कठिन है। क्यों कठिन है? शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है। कवि कहता है हमें गुलाम बनाने वाले अंग्रेज अर्थात हमारे शत्रु तो चले गए। हमें गुलाम बनाने वाले अंग्रेज अर्थात हमारे शत्रु तो चले गए, लेकिन उनकी छाया के रूप में देश में छद्म शत्रुओं की कमी नहीं है। मतलब अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उनके जैसी सोच रखने वाले जो लोग आज हमारे देश में ही बने हुए हैं, आज उनका डर बना हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि बड़ा शत्रु हट गया और उसकी जगह तमाम छोटे छोटे शत्रु आ जाए, यानी फिर से हमारा शोषण करना शुरू कर दे। तो उनका जो डर है वह अभी बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? शोषण से मृत है समाज, कमजोर हमारा घर है। कवि कहता है कि हमारा जो समाज है वह शोषण से जर्जर हो गया है। हम आर्थिक रूप से कमजोर हो चुके हैं। इतना शोषण हुआ, आप सोचो 150 सालों तक किसी समाज का शोषण किया जाए तो जाहिर सी बात है वो समाज जर्जर हो ही जाएगा। कमजोर हमारा घर है, और हमारा जो घर है कमजोर हो गया, यानी हम आर्थिक रूप से हमारा जो देश है वह कमजोर हो चुका है। किंतु आ रही नई जिंदगी, यह विश्वास अमर है। कवि कहते हैं कि उन्हें पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में देशवासियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। क्योंकि हम गुलाम थे तो सकारात्मक परिवर्तन नहीं था, लेकिन आज हम आज़ाद हो गए हैं तो कवि ये विश्वास दिलाता है कि हमारे देशवासियों के जीवन में जो है सकारात्मक परिवर्तन अब आएगा। उनका भी जीवन समृद्ध बनेगा। जो कमियां थी वो दूर की जाएंगी, वो दूर हो जाएंगी। जनगंगा में ज्वार, लहर तुम प्रवाहमान रहना। कवि कहते हैं कि आज़ादी मिलने के बाद देश की जनता में नया जोश पैदा हुआ है। जनगंगा में ज्वार समझते हैं? ज्वार और भाटा आप देखें 24 घंटे में एक बार ज्वार भाटा आता है समुद्र में जब पानी किनारों की तरफ चढ़ता है तो उसे ज्वार, और फिर जब समुद्र के अंदर चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। तो उसी तरह कवि का मानना है कि आज़ादी मिलने के बाद देश की जनता में नया जोश, ये ज्वार रूपी जोश जो है पैदा हुआ है, और कवि चाहते हैं कि वह जोश कभी खत्म ना हो, कभी कम ना हो। लहर तुम प्रवाहमान रहना, और जो ये जोश है
वह कम नहीं, वह निरंतर बने रहना चाहिए। प्रवाहमान जैसे नदी का पानी बहता रहता है, उसी तरह यह जोश भी जो है हमेशा बने रहना चाहिए। ऐसा नहीं आप लोग देखिए जब एग्जाम आता है तो बड़े जोश में आकर के पढ़ाई शुरू करते हैं, ख़त्म हो गया फिर सो जाते हैं। ऐसा नहीं, जोश हमेशा बने रहना चाहिए तब तक जब तक आपको अपना लक्ष्य ना मिल जाए। इसलिए कवि कहता है कि हे देश के पहरेदारों, पहर हुए सावधान रहना। हे देश के पहरेदारों, तुम दुश्मनों से सदा सावधान रहना। जब तक हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित ना हो जाए तब तक तुम्हें सावधानी बरतनी ही होगी। ठीक है, सरल शब्दों में और देख लीजिए। ऊंची हुई मसाल हमारी आज़ादी मिलने के बाद हमारा जो सिर है वह गर्व से ऊंचा हो गया है। लेकिन आगे कठिन डगर है, लेकिन आगे का रास्ता भी बहुत कठिन है। आज़ादी मिलना ही बहुत बड़ी बात नहीं है, उस आज़ादी को बरकरार रखना है और अपने देश को एक नई बुलंदियों पे, नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना है। और ये रास्ता इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन रास्ता है। आगे कहता है शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है। कभी कहता है हमारा शत्रु तो हट गया, अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उनके जैसी सोच रखने वाले जो आज भी हमारे देश में है उनका डर बना हुआ है। उनसे हमें सावधान रहने की जरूरत है। शोषण से मृत है समाज, कमजोर हमारा घर है। सैकड़ों सालों तक, 150 सालों तक लगभग हमारे देश का, हमारे देशवासियों का शोषण हुआ है। और इस तरह से उस शोषण के फलस्वरूप हमारा जो समाज है वह मृत प्राय हो गया है, मरे हुए के समान हो गया है। कमजोर हमारा घर है। और यही नहीं, हम आर्थिक रूप से भी बड़े कमजोर हो गए हैं। हमारा देश जो है बहुत कमजोर हो गया है। किंतु आ रही नई जिंदगी, यह विश्वास हमारा है। लेकिन आज़ादी मिलने के बाद कभी को यह विश्वास है और वह देशवासियों को ये विश्वास दिलाना चाहता है कि आज़ादी अब मिल गई है तो देशवासियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। यानी देश के लोगों की जिंदगी बदलेगी, उनका रहन सहन का जो स्तर है वो ऊंचा होगा, उनकी ज़िंदगी समृद्धि से, खुशियों से भर जाएगी। लेकिन कब? जब जनगंगा में ज्वार लहर तुम प्रवाह मान रहना। जो ये जनगंगा में जो अपने महत्वाकांक्षा को, अपने सपनों को पूरा करने का जो एक नया जोश पैदा हुआ है, ये जोश लहरों की तरह, जैसे एक के बाद एक लहरें आती रहती है, लहरें कभी रुकती नहीं है, उसी तरह ये जोश भी रुकना नहीं चाहिए। ये हमेशा गतिशील बना रहना चाहिए, इसमें प्रवाह बना रहना चाहिए। और तब जाकर के जो है हमारा देश सच मायने में आज़ाद कहलाएगा। जब हम नई बुलंदियों को छू लेंगे, नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेंगे, सबके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ जाएगा, हमारी सीमाएं दुश्मनों से सुरक्षित हो जाएंगी, तब हम अपने देश पर गर्व कर सकेंगे। पहर हुए सावधान रहना। इसलिए हे देश के पहरेदारों, तुम्हें सावधान रहने की जरूरत है। चलिए, पाठ में आए हुए कुछ विलोम शब्द हैं जिन्हें देख लेते हैं। अपोजिट वर्ड। आज का कल, जीत का हार, रात का दिन, अचल का चल, समान का असमान, सावधान का असावधान, प्रथम का अंतिम, स्वर्ग का नरक, शेष का निशेष, जीवन का मरण, दुख का सुख, विगत का आगत, महान का लघु, पुराना का नया, उठना का गिरना, ऊंची का नीची, कठिन का आसान, आगे का पीछे, शत्रु मित्र, मृत जीवित, कमजोर ताकतवर, विश्वास अविश्वास और ज्वार का भाटा। तो ये कुछ पाठ में आए हुए शब्द थे जिनका विलोम शब्द यहाँ पे दिया गया है, जो हमने आपको पढ़ के सुना दिया है। ठीक है, चलिए अब स्वाध्याय के लिए जो कुछ प्रश्न है उनका उत्तर आपके सामने है, देख लेते हैं। संकल्पना स्पष्ट कीजिए। आपको अगर ऐसे प्रश्न आएंगे तो आपको लिखना क्या है, ये जरा ध्यान दीजिए। इसमें 3 संकल्पनाएं दी गई है। नए स्वर का प्रथम चरण, विषम श्रृंखलाएं और युग बंदिनी हवाएं, जिन्हें आपको स्पष्ट करना है। यानी आपके शब्दों में कहें तो इसका अर्थ लिखना है या इसका स्पष्टीकरण करना है।
नए स्वर्ग का प्रथम चरण। देश को स्वर्ग बनाना ही लक्ष्य है और आजादी उसका प्रथम चरण है। यह है उसका अर्थ। दूसरा है विषम श्रृंखलाएं। तो लिखना होगा आपको, कुछ कार्य अनुकूल नहीं है जिससे हमारी आजादी प्रभावित होती है, और वहीं विषम श्रृंखलाएं हैं। ठीक है। तीसरा है युग बंदिनी हवाएं। आपको लिखना है, जो लंबे समय से गुलामी के बंधन में कैद थी वो अब तूफान बन गई हैं। समाज की वर्तमान स्थिति आज की नहीं, उस समय की जब ये कविता लिखी गई थी, यानी 15 अगस्त का जिक्र किया गया है। तो 15 अगस्त 1947 को समाज की जो वर्तमान स्थिति थी जो इस कविता में है, वहाँ से आपको लिखना है। तो समाज की वर्तमान स्थिति जो कविता में जिक्र किया गया है, शोषण से समाज मृत है और हमारा घर कमजोर है। चलिए आगे चलते हैं। आशय लिखिए, ऊंची हुई मसाल हमारी से लेकर हमारा घर है। ऊंची हुई मसाल हमारी से लेकर हमारा घर है। यहाँ पे बड़े कम शब्दों में इसका आशय हमने यहाँ पे लिखा है, वो पहले पढ़ के सुना देते हैं, फिर उसका सही आशय हम और बड़े मतलब ब्रीफ में इसका आशय हम आपको समझा देते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात हमारी जिम्मेदारी और अधिक बढ़ गई है। रास्ता और कठिन हो गया है। सीमाओं पर शत्रु घात लगाकर बैठे हैं, इसलिए हमें और अधिक सतर्क और सावधान रहना होगा, क्योंकि लंबे समय तक गुलामी के कारण देश कमजोर हो गया है, पिछड़ गया है। अतः हमें सतर्क होकर देश को सुदृढ़ बनाना है। बड़े कम शब्दों में इसका आशय हमने यहाँ पे दिया है, लेकिन हम अपने मन से इसका आशय आपको और स्पष्ट कर देते हैं। कवि कहते हैं कि हमारे देश को स्वतंत्रता से मुक्ति मिलने पर देशवासियों का सिर गर्व से ऊंचा हो गया है, पर वे इसके साथ ही देशवासियों को संबोधित करते हुए यह भी कहते हैं कि हमें आज़ादी मिल गई, पर आगे का रास्ता अर्थात हमारा आने वाला समय कठिनाइयों से भरा हुआ है। शत्रु अर्थात हमें गुलाम बनाने वाले अंग्रेज चले गए हैं, पर उनकी छाया के रूप में विद्यमान छद्म शत्रुओं की यहाँ कोई कमी नहीं है, यानी उनके जैसी सोच रखने वाले लोगों की कमी नहीं है। हमें उनका डर है, उनसे हमें सावधान रहने की जरूरत है। हमारा समाज बुरी तरह शोषण का शिकार हो चुका है, लंबे समय तक शोषण किया गया है, इसलिए यह प्राय मृत प्राय हो गया है, मरे हुए के समान हो गया है, यानी काफ़ी कमज़ोर हो गया है। उसकी हालत मरणासन जैसी यानी मरने के करीब पहुंच गई है। और यही नहीं, हमारा देश आर्थिक रूप से बहुत विपन्न हो चुका है, यानी कमज़ोर हो चुका है। तो आप इसका आशय अपने मन से लिख सकते हैं, अपने शब्दों में लिखना है आपको। ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, युग बंदिनी हवाएं से लेकर टूट रही प्रतिमाएं। चलिए, बड़े कम शब्दों में जो हमने यहाँ पे आशय स्पष्ट किया है, आपके समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो इसको हम एक्सप्लेन कर देंगे फिर से। और तो जो लिखा है पहले वो हम पढ़ के सुना देते हैं। लंबे समय से गुलामी की जंजीरों से मुक्त होने के बाद आज की हवाएं तूफान बनकर बह रही हैं। उसकी शक्तियों के आगे सारी सीमाएं सिमट गई हैं और उनकी शक्तिशाली आवेग से पुराने शासकों की सिंहासनें टूट रही हैं। अर्थात लंबे समय की परतंत्रता के बाद देश को आज़ादी प्राप्त हुई है, जिसका परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इन्हें अगर दूसरे शब्दों में कहें तो कवि कहते हैं कि हमारी अभिव्यक्ति पर युगों युगों से बंदिशें लगी हुई थी। सदियों से हम निर्धारित सीमाओं में बंधे हुए थे।
सदियों से देशवासियों की दबी कुचली महत्वाकांक्षाएं संतुष्ट होने के लिए आतुर हैं। स्वतंत्रता मिलने के पहले हम जिन सीमाओं में बंधे हुए थे, वे सीमाएं अब हमारे लिए प्रश्न चिन्ह बन गई हैं। लोग उन्हें तोड़ देना चाहते हैं। वे कहते हैं कि हमारे समाज में प्रचलित प्राचीन मान्यताएं, जो प्राचीन प्रतीक थे, जो रूढ़ियाँ थी, अब वो टूट चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्वाध्याय में अभिव्यक्ति के प्रश्न पूछे जाते हैं। देश की रक्षा मेरा कर्तव्य, इस पर अपना मत स्पष्ट कीजिए या स्वमत स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे आपको अपना मत यानी अपने विचार स्पष्ट करने होते हैं, और विचार आपके अपने होने चाहिए, पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, या पॉजिटिव या निगेटिव दोनों हो, ये आपकी मर्जी। बस सावधानी थोड़ी सी ये बरतनी होती है आपको कि जो पूछा जाए उसके बारे में ही आपको लिखना है, पहली चीज। और दूसरी ये कि आपको स्पेलिंग मिस्टेक से थोड़ा सावधानी बरतनी होती है। सेंटेंस छोटे छोटे और स्पष्ट होने चाहिए, और आप अपने विचार जिससे जो है सरल शब्दों में अपने विचार एग्जामिनर तक या सामने वाले तक पहुंचा सके। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपना विचार लिखे हुए हैं, वो हम आपको सुना देते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि यही विचार आपके भी हों। आप चाहें तो इसे अपने मन से लिख सकते हैं। ठीक है, हर एक मनुष्य की पहचान उसके देश से होती है। माँ, मातृभूमि और स्वदेश का स्थान जीवन में सर्वोपरि होता है, यानी सबसे ऊपर होता है। इनके प्रति प्रेम भाव हमारे रग रग में भरा होता है। इनके मान सम्मान की जिम्मेदारी हमारी है। जिस तरह से देश के संसाधनों से पोषित होकर हम इतने बड़े और योग्य बने हैं, ठीक उसी तरह से देश को पोषित व संरक्षित करना हमारा परम कर्तव्य व धर्म है। हम अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन एक अच्छे नागरिक के रूप में देश के नियमों का पालन करके कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति जिस किसी भी क्षेत्र में कार्यरत है, वह अपने कार्य को ईमानदारी से करते हुए देश हित के बारे में सोचे और भावनात्मक रूप से देश के साथ जुड़ा रहे। जरूरत पड़ने पर देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। जब हम देश की रक्षा करेंगे तो देश हमारी रक्षा करेगा। इसलिए देश की रक्षा को परम कर्तव्य मानना चाहिए और पूरे मन से उसका निर्वहन करना चाहिए। ठीक है, ये स्वमत हमारा था, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि आप यही लिखें। आप इसे अपने मन से अपने शब्दों में बदल कर लिख भी सकते हैं। दूसरा स्वमत का जो क्वेश्चन है, देश के विकास में युवकों का योगदान, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। तो वही पहले वाली बात, हम अपने विचार आपको बता रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप ये विचार आपके भी हों। आपके अपने जो विचार हों प्रश्न पत्र में आप लिख सकते हैं। देश के विकास में युवकों का अहम योगदान होता है। कहा जाता है कि युवा ही देश के भविष्य होते हैं और वे ही देश के भावी कर्णधार होते हैं। युवाओं के कंधे मजबूत होते हैं, उनकी भुजाओं में ताकत व शक्ति होती है। यौवन अपार शक्ति से परिपूर्ण होता है और एक देश के उत्थान के लिए कर्मठी और ऊर्जावान नौजवानों की जरूरत होती है। उनकी शक्ति और रचनात्मक कार्यों से देश का उत्थान होता है, देश शक्तिशाली होता है। इसीलिए तो कहते हैं कि युवा ही वर्तमान का निर्माता और भविष्य का नियामक होता है। प्रगति की राह में आने वाली चुनौतियों का सामना डटकर करते हैं और प्रगति के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। ठीक है, तो ये स्वमत के जो क्वेश्चन होते हैं, अभी बहुत सारे बच्चे ये पूछते रहते हैं कि स्वमत के जो प्रश्न आते हैं उसमें कितना लिखना चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप सिर्फ 2 लाइन लिखेंगे, 4 लाइन लिखेंगे। आपसे जो पूछा गया है उसे आप
कम से कम शब्दों में अपने विचार सामने वाले तक पहुंचा सकें। उसके लिए आपको कम से कम 4 से 6 लाइन तो लिखनी ही चाहिए। आप उससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं, लेकिन 4 लाइन से कम ना लिखें, ठीक है। अगला प्रश्न आता है रसास्वादन का, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। रसास्वादन ऐसा तो है नहीं कि सामान्य क्वेश्चन की तरह नहीं होता कि आप उसका आंसर लिख दें। रसास्वादन कुछ पॉइंट, कुछ बिंदुओं के तहत लिखा जाता है, कुछ पॉइंट पे आधारित होता है। यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं और एक रसास्वादन कैसे लिखा जाता है वो एक मॉडल आंसर भी है आपके सामने, जो आप देख लें। इसी पॉइंट के तहत लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ समझाते हुए प्रस्तुत गीत का रसास्वादन कीजिए, ये प्रश्न है। और आपको किस शीर्षक के तहत आपको लिखना है वो हम बता रहे हैं। पहला है शीर्षक। आपको शीर्षक देना होगा, यानी किस पाठ का है ये। तो शीर्षक है, चूँकि हम 15 अगस्त पढ़ा रहे हैं, 15 अगस्त से दिया गया है, तो शीर्षक है 15 अगस्त। उसके बाद रचनाकार दूसरा पॉइंट है, तो रचनाकार का नाम लिखना होगा और इसके रचनाकार हैं गिरिजा कुमार माथुर। तीसरा पॉइंट है केंद्रीय कल्पना, यानी इस पूरी कविता में क्या बात कही गई है, क्या कहने की कोशिश की गई है। तो केंद्रीय कल्पना क्या है इसका, वो हम पढ़ के सुना देते हैं। स्वतंत्रता के बाद देश में चारों ओर हर्षोल्लास छाया है। साथ ही स्वतंत्रता को बरकरार रखने के लिए सावधान एवं सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है। ये इसकी केंद्रीय कल्पना है। उसके बाद आपको प्रतीक विधान लिखने हैं कि आप किन प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। तो इसमें देख लीजिए, कवि देशवासियों से यानी पहरुए जो पहरेदार हैं, अर्थात पहरेदार बनकर सावधान रहने के लिए कह रहे हैं। कवि जो है देशवासियों से पहरेदार बनकर सावधान रहने के लिए कह रहा है। कल्पना इसमें कहाँ दिखाई देता है तो आपको बताना है और लिखना है। कवि ने स्वतंत्रता को स्वर्ग का पहला चरण माना है, यानी स्वतंत्रता कैसी होती है, स्वर्ग समान। तो यह है कल्पना। पसंद की पंक्तियां लिखना होता है आपको, मतलब इस पूरी कविता में जो पंक्तियां आपको पसंद आई, 1 लाइन 2 लाइन, वो आपको लिखना होगा। हमें जो पसंद आई वो हमने लिखी है यहाँ पे, आप देख लीजिए। किंतु आ रही नई जिंदगी यह विश्वास अमर है, किंतु आ रही नई जिंदगी यह विश्वास अमर है, जनगंगा में ज्वार लहर तुम प्रवाह मान रहना। ठीक है, आप कोई भी पसंद की, आपको जो भी अच्छा लगे पंक्ति वो लिख सकते हैं, या यूँ कहिए जो याद आ रही है पंक्तियाँ वो लिख दीजिए। लेकिन उसके बाद का जो पॉइंट है, कविता पसंद आने का कारण भी लिखना होगा आपको। जो लाइन लिखेंगे वो पसंद क्यों आई है उसके बारे में आपको जिक्र करना होगा। तो हमने जो पसंद की पंक्तियाँ लिखी है उसके बारे में हम आपको बता देते हैं, क्यों पसंद आई है पूरी कविता में। तो कविता का विषय व प्रसंग देश की आज़ादी से संबंधित है। देश प्रेम को सर्वोपरि माना जाता है। देशभक्ति का गीत होने के कारण मन हर्षोल्लास से भर जाता है, हर्ष यानी खुशी से भर जाता है, और गीत गुनगुनाने के लिए विवश हो जाते हैं। आप देखिए, जब भी देशभक्ति के गीत वगैरह चलते हैं, 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, या कोई प्रोग्राम हो जहाँ पे देशभक्ति के गीत चलते हैं, तो व्यक्ति के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है और वह खुद ब खुद गुनगुनाना शुरू कर देता है। और ये गुनगुनाना जो है ये साबित करता है कि उसके अंदर देशभक्ति का जो जज्बा है, जो जोश है, वह हिलोरे मार रहा है, यानी व्यक्ति के अंदर जो है देशभक्ति का जोश पैदा हो रहा है उस कविता को सुनकर, इसलिए वो गुनगुनाना शुरू कर देता है। ठीक है, साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान की बात कर लें
गिरिजा कुमार माथुर जी के काव्य संग्रह, हालांकि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको, अभी फिर से हम बता देते हैं। यहाँ पे सिर्फ 2 बताने हैं तो 2 लिखा है। धूप के धान मैं वक्त के हूँ सामने। तार सप्तक के 2 कवियों के नाम, 2 पूछा है तो 2 ही देना है, जबकि हमने आपको 6-7 कवि के नाम बताए हैं शुरुआत में। तो तार सप्तक के 2 कवियों के नाम क्या है? प्रभाकर माचवे और भारत भूषण अग्रवाल। और हमने पहले ही बता दिया था तार सप्तक के जो प्रमुख कवि हैं, पहले ही हमने पीडीएफ में दिखाया था कि मुक्तिबोध प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, नेमी चंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल और रामविलास शर्मा और अज्ञे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो इतने कवियों के नाम हमने आपको पहले ही बता दिए थे। गिरिजा कुमार माथुर जी के काव्य संग्रह यहाँ पे सिर्फ 2 दिए गए हैं, धूप के धान मैं वक्त के हूँ सामने। लेकिन मैंने शुरुआत में ही और भी इनके प्रमुख कृतियों के बारे में बताया था, जैसे मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिला पंख चमकीले, जो वैध नहीं हो सका, साक्षी रहे वर्तमान, मैं वक्त के हूँ सामने, ये काव्य संग्रह है। तो आदि तमाम इनके जो काव्य संग्रह हैं उनमें से 2 के नाम आपको देने हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये कविता आपको समझ में आई होगी। और अगर किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। मेरा नंबर आप चाहें तो नोट कर लें, लिख लीजिए आप 9869678828। फिर से सुन लीजिए 9869678828। तो आप फ़ोन करके या व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं अगर किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो। ठीक है, तो आप सभी लोगों को धन्यवाद। आज बस इतना ही।